नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। आज हम करने वाले हैं जो आईएमडी है, यानी कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा जो कलर कोड स्थापित किए जाते हैं तो वो कितने प्रकार के हैं, क्यों स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा अभी तक हम देख रहे थे कि जो ज्वालामुखी है उसके द्वारा क्या होती है, आपदा आती है, बहुत बड़ी आपदा आती है, काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन आज हम उससे उल्टा करेंगे। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो ज्वालामुखी है अगर वो विस्फोट होता है तो उससे हमें फ़ायदा भी होता है, उससे हमें प्रॉफिट भी होता है। तो क्या प्रॉफिट हमें होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 है, आईएमडी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आईएमडी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की स्थापना कब हुई। तो यह कब हुई थी, 1875 में। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ का बनकर तैयार हो जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि आईएमडी की स्थापना कब हुई तो आप कहेंगे 1875 में। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में हुई थी। तो जो मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना हुई यह कब हुई थी, तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में। तो क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो जाता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की स्थापना किसके तत्वाधान में हुई। तो आप बताएंगे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में। इस एजेंसी का क्या कार्य है, तो ये जो एजेंसी है यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ से हमारे 3 प्रश्न बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मौसम अलर्ट के लिए आईएमडी कलर कोड का उपयोग क्यों करता है। तो देखिए, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है यानी कि जो आईएमडी है, ये जो कलर कोड इन्होंने बनाए हैं इसका उपयोग ये क्यों करता है, इससे क्या फ़ायदा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम की चेतावनी में अपेक्षित मौसम की घटनाओं की गंभीरता को सामने लाने के लिए रंग कोड का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, रंग कोड का। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदा जोखिम में कमी से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अलर्ट जारी करना है। तो क्यों होता है ये तो देखिए, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है यह जो कलर कोड है इसका उपयोग करता है जो आपदा प्रबंधन के प्राधिकरणों को आपदा जोखिमों में ताकि कमी ला सके, इसके लिए करता है। आईएमडी द्वारा कलर कोड कैसे तय किए जाते हैं। तो जो मौसम विज्ञान विभाग है भारतीय, यह कलर कोड किस प्रकार से तय करता है। कलर कोड घटना के घटित होने की संभावना के साथ साथ उसके प्रभाव के आकलन पर आधारित होते हैं। साथ ही यह विभिन्न कारक जैसे मौसम संबंधी, हाइड्रोलॉजिकल और भूभौतिकीय जोखिम को इंगित करने वाले कारकों के द्वारा तय किया जाता है। क्या, कलर कोड। कलर कोड कितने हैं, तो आपको कल भी वीडियो में मैंने बताया था। कलर कोड जो मौसम विज्ञान के विभाग ने जारी किए हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम इनके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। कलर कोडेड चेतावनियों के प्रकार, तो आपको बताया अभी 4 प्रकार। आईएमडी ने किसी भी मौसम संबंधी घटना की तीव्रता के आधार पर 4 कलर कोडेड चेतावनियां जारी की हैं। ये क्या क्या हैं, तो कौन से कलर हैं वो 4, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 4 तरह के जो कलर कोड इन्होंने जारी करे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल के बारे में यानी कि रेड अलर्ट। जब भी कोई चक्रवात अधिक तीव्रता के साथ आता है, जैसे तेज बारिश के साथ हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होता है, तो कोई भी जब चक्रवात आएगा तो आपको पता है जब चक्रवात आता है, तेज आंधी के साथ चक्रवात जब आ जाता है तो क्या होता है, चक्रवात आने में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। उन हवाओं की गति कितनी रहती है, तो जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती हैं। उसके साथ ही बारिश भी आती है। तो क्या होगा, जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से तूफान की रेंज में इसको माना जाता है और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रेड अलर्ट जारी करने से क्या फ़ायदा है,
साथ ही ये क्या करते हैं, मौसम विज्ञान विभाग प्रशासन है जो प्रशासन को भी जरूरी कदम उठाने के लिए कह दिया जाता है, यानी कि रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि तूफान आने की संभावना है। और जब तूफान आता है तो आपको पता है आंधी के द्वारा पेड़ टूट जाते हैं, बिजली है, सब चीज़ें हैं काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जब रेड अलर्ट जारी होता है तो क्या होता है, साथ ही लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की भी चेतावनी दे दी जाती है। रेड अलर्ट का मतलब रहता है खतरनाक स्थिति। मौसम विभाग का कहना है कि जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और भारी नुकसान होने का खतरा होता है तो क्या होता है, रेड अलर्ट जारी किया जाता है। रेड अलर्ट की घोषणा कब होती है, जब 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना हो। जब तो क्या होता है, यानी कि 2 घंटे तक 30 मिलीमीटर से अधिक की बारिश होती है तब भी अलर्ट घोषित किया जाता है, रेड अलर्ट। क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में जब पहाड़ों पर इतनी बरसात हो जाती है तो भूस्खलन की संभावना होती है। और निचले इलाकों में क्या होता है, निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। और बाढ़ का खतरा अगर बढ़ जाता है तो वहाँ से लोगों को जिस स्थान पर वो रहते हैं वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। इसके बाद है ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे मौसम खराब होता है वैसे येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो अभी आपको बताया ना 4 तरह के कलर जारी किए गए हैं। तो येलो है तो येलो, फिर ऑरेंज है, अलर्ट है जब, यानी कि येलो अगर अलर्ट है तो उसको ऑरेंज अलर्ट में कब क्या कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की संभावना, जो कि सड़क और वायु परिवहन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान और माल की क्षति भी कर सकता है। तो ऑरेंज अलर्ट में क्या होता है कि जो मौसम है येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज में तब्दील कर दिया जाता है कि जिससे कि जान और माल की क्षति हो सकती है। और लोगों को बोला जाता है कि वो घरों में रहने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार की वार्निंग में चक्रवात में हवा की स्पीड लगभग कितनी रहती है, तो वो रहती है 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 से 33 मिलीमीटर की घनघोर बारिश होने की इसके अंदर संभावना रहती है। किसमें, ऑरेंज अलर्ट में। इस अलर्ट में प्रभावित क्षेत्र में खतरनाक बाढ़ आने की प्रबल संभावना रहती है। और यह अलर्ट की सूचना लोगों को प्रभावित एरिया से बाहर न निकलने के लिए प्लान तैयार रखना पड़ता है, ताकि लोगों को कहा जाता है अपने घरों से बाहर ना निकले ताकि कम से कम जन धन की क्षति हो सके। येलो अलर्ट। मौसम विभाग येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए करता है। इसका मतलब है कि खतरे के प्रति आप सचेत रहें, उदासीन नहीं। तो यानी कि आप खतरा, तो ये बताया जाता है कि येलो अलर्ट में कि देखिए बारिश हो रही, हो सकता है ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा खतरा नहीं है, यानी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल होता है कि आप देखते रहिए, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है या ज़्यादा तेज़ हवाएं हैं तो आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर नॉर्मल है तो कोई खतरे की संभावना नहीं है, इसको येलो अलर्ट कहा जाता है। इसके अंदर 7.5 से 15 मिलीमीटर की बारिश की संभावना होती है और 1 या 2 घंटे तक जारी रहने की संभावना, 1-2 घंटे तक ये चलती है। इसमें बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। इस अलर्ट में मौसम पर लगातार कड़ी नज़र रखी जाती है, यानी कि जब येलो अलर्ट होता है, बारिश आ रही है या हवाएं चल रही हैं, तो उस पर पूरी नज़र रखी जाती है कि हवाएं हैं जो तेज़ गति तो नहीं कर रही हैं या बारिश ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है। ग्रीन अलर्ट। कई बार मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित जगह पर जहाँ पर भी बारिश या हवाएं चल रही हैं, कोई भी खतरा नहीं है, किसी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी जगहों पर ग्रीन अलर्ट उसको बोला जाता है। तो ये हमारे जो चारों कलर ही मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी करे जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। आप बताया गया कि जब अलर्ट घोषित कर दिया गया तो क्या क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी चाहिए। मान लिया रेड अलर्ट है या फिर ऑरेंज अलर्ट है, तो आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो। अलर्ट जारी होने की स्थिति में लोगों को सबसे पहले अपने घर पहुंचना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी लगता है कि तेज़ बारिश या आंधी आने की संभावना, तो आप अपने घर पहुंचे। यदि चक्रवात ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना तो सरकार द्वारा जो बनाए गए सुरक्षित स्थल है वहाँ पर चले जाएं। अगर आपके घर आपसे ज़्यादा दूर है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो जो सरकार की तरफ से राहत कार्य चलाए गए आप उस स्थानों पर जाकर शरण ले सकते हैं। चक्रवात की प्रगति की जानकारी के लिए अपने पोर्टेबल रेडियो को सुनते रहें। देखिए जहाँ पर भी आंधी बारिश है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप अपने जो जानकारियाँ हैं,
रेडियो के माध्यम से उनको सुनते रहें कि क्या संभावनाएं हैं, क्या ज़्यादा खतरा है या क्या है। इसके अलावा जब भी कोई ऐसी आंधी तूफान की संभावना, तो घर की लाइट और गैस कनेक्शन को भी बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि पालतू जानवरों को सुरक्षित रूप से आश्रय दें। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, कुत्ता या बिल्ली आप लोग पालते हैं या पशु पालते हैं, तो उनको भी सुरक्षित रूप से आप उनके स्थानों पर बांध दें या रखें। अपने घर के जो सबसे मजबूत और या सबसे जो सुरक्षित आपके हिस्से होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, या निकटतम जो कल्याण केंद्र है वहाँ पर आप तुरंत जाए। तो अपने घर के आप जो सबसे सुरक्षित और मजबूत हिस्सा है, आप वहाँ पर रहें। जहाँ पर दीवार ढहने या छत गिरने का खतरा हो, वहाँ पर ना रहें। दरवाजे और खिड़कियों से दूर रहें और उन्हें बंद रखें। तो चक्रवात और आंधी बारिश के तूफान में ये क्या रखना चाहिए, जो दरवाजे और खिड़कियाँ उनसे दूर रहना चाहिए। क्या होता है, काफ़ी तेज़ हवाएं आने से जो कांच की खिड़कियाँ अगर हैं तो वो टूट जाती हैं, कांच लगने का खतरा रहता है, साथ ही उनके टूटकर गिरने का भी खतरा रहता है। अपना आपातकालीन किट अपने साथ रखें। साथ ही आप चिकित्सा से संबंधित एक किट जरूर सुरक्षित अपनी बनाकर रखें, ताकि आपात स्थिति में आप उसको यूज कर सकें। तो ये सब आपको अपने लिए करना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं, मैंने आपको जैसा बताया था कि जो ज्वालामुखी है, देखिए आपदा तो लाता ही है, लेकिन साथ में क्या है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है हमारे पर्यावरण के लिए। तो आज उसकी ज्वालामुखी की जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए, यह प्रक्रिया मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों का उत्पादन करती है। तो जो ज्वालामुखी है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व यहाँ पर उत्पादित होते हैं। नदियों के माध्यम से महासागरों में प्रवाहित हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये नदियों के माध्यम से क्या होते हैं, जो ये तत्व हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम महासागर में चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को सहेजने वाले खनिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CO2 को सहेजने वाले खनिज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे खनिजों का निर्माण करते हैं। यह तंत्र वातावरण में गैस की रिहाई की जांच करने में मदद करते हैं और वायुमंडल में CO2 स्तर और वैश्विक जलवायु स्तर को बनाए रखते हैं। तो क्या करता है ज्वालामुखी में, अगर ऐसा होता है तो यह वायुमंडल में CO2 जो स्तर है उसको और वैश्विक जलवायु स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। कौन, ज्वालामुखी। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर दुनिया भर के ज्वालामुखी एक साथ फट गए तो पृथ्वी का तापमान आने वाले 5 वर्षों के लिए काफ़ी कम हो जाएगा। तो आपको पता ही है आजकल क्या हो रहा है, जो हमारा तापमान है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है। क्यों, जो सूर्य की जो किरणें हैं काफ़ी तेज़ी से पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। अन्य भी आपको पता है कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा किस लिए बढ़ता है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, साथ ही जो AC है या फ्रिज हैं, हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो क्या ओजोन परत को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, ओजोन परत ऐसे ही हमारी नुकसानदायक होती रही, उसमें छिद्र बढ़ता गया, तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें तेज़ी से अगर पृथ्वी पे आएंगी तो लोग वो गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी तेज़ गर्मी यहाँ पर उत्पन्न होगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर दुनिया भर के ज्वालामुखी एक साथ फट जाएं तो पृथ्वी का तापमान आने वाले 5 वर्षों के लिए काफ़ी कम हो जाएगा। तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण वायुमंडल में धूल और राख का घनत्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, जो धूल और राख है वो घनत्व बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी पर एकदम डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाएंगी और तापमान में गिरावट आएगी। तो अभी आपको मैंने बताया ही है कि जो सूर्य की किरणें के कारण ही गर्मी बढ़ती है। अगर धूल के कण वहाँ पर ज़्यादा होंगे तो तेज़ी से रोशनी हमारे तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये था ज्वालामुखी की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको हमने बताई है। तो आज की सीरीज में इतना ही है। आने वाली अगली सीरीज में हम देखते हैं और प्रश्न। तो आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि हम आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में पटवारी से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि आप DDA पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव आदि से संबंधित और हरियाणा GK, स्टैटिक GK, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है वो तो है ही। आप इसका फ़ायदा उठाएं, साथ ही अपने मित्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।